गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है और इससे पहले जो हमने किया था वो किया था जल की उपयोगिता, जल संसाधन या जल की उपयोगिता क्या क्या है। तो आज हम करेंगे जल का बढ़ता हुआ उपयोग, यानी जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है जल का उपयोग भी बढ़ता जा रहा है और जल है उसकी मात्रा है वो हमारे मानव जाति के लिए कम पड़ती जा रही है। जल का उपयोग तीव्र गति से बढ़ता जा रहा है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि हाल ही के वर्षों में जल के नए उपयोग जैसे हाइड्रोजन ईंधन की खोज की गई है, यानी जल से हमें क्या है एक ईंधन के रूप में उपयोग करने लग गए हैं। इसके बाद में इसके अलावा विश्व के भूमंडलीय तापन के दौर से गुजरने के फलस्वरूप पृथ्वी का औसत तापमान कुछ बढ़ गया है, यानी पृथ्वी का तापमान है वो बढ़ रहा है, टेम्परेचर धीरे धीरे, जिसके कारण क्या है जल का उपयोग है वो अधिक खपत होती है या वाष्पीकरण अधिक होता है। इसके कारण जल का उपयोग 3850 क्यूबिक किलोमीटर वर्ष, यानी ये जल मापने की इकाई है, पहले 1975 तक ये थी और ये बढ़कर 2000 में यानी सन 2000 में अगर इसको देखा जाए तो 6000 क्यूबिक किलोमीटर वर्ष से अधिक हो गया है। एक वर्ष के अंदर 6000 क्यूबिक किलोमीटर है जो हमारा जल है वो खपत होता है। पहले 1975 में 3850 क्यूबिक किलोमीटर प्रति वर्ष होता था, तो अब ये क्या है 6000 होने लग गया है। तो इस प्रकार देखा जाए तो डबल लगभग खपत हो रहा है। निम्नलिखित 3 कारणों से विश्व के विभिन्न भाग जल की कमी का सामना कर रहे हैं। भूमि उपयोगिता के प्रतिरूप में बदलाव तथा सिंचाई के लिए जल की आवश्यकता व जल का अकुशल उपयोग, यानी प्रतिदिन हम क्या कर रहे हैं सिंचाई के लिए जल की अधिक खपत कर रहे हैं, जिसके कारण क्या जल की मात्रा वो हमारे लिए कम पड़ती जा रही है। नंबर 2 पर देखा जाए जल स्रोतों का प्रदूषण व साथ में पर्यावरण का निम्नीकरण, यानी जल के स्रोत जैसे तालाब हो गया, झील हो गया, नदियाँ हो गई, नाले हो गए, इनसे क्या हो रहा है प्रदूषण फैला रहे हैं हम, ठीक है, या किसी फैक्ट्री के माध्यम से या फिर अन्य कोई क्रियाकलाप के द्वारा हम जल को दूषित कर रहे हैं और जल क्या हो रहा है कम हो रहा है। साथ में पर्यावरण का निम्नीकरण, यानी जल दूषित होता है तो वहाँ का जो इन्वायरमेंट होता है वो भी थोड़ा सा उसका भी स्तर गिर जाता है या वहाँ पर भी पर्यावरण में भी कुछ देखने को हमें कमियाँ मिलती है। इसके बाद में है भूमंडलीय तापन तथा कई नदियों व नहरों का सूखना। विश्व के कई भागों में भूमिगत जल का स्तर गिर गया है क्योंकि भूमिगत जल का उपभोग उसकी पुनर्पूर्ति से अधिक है, यानी कुछ नदियाँ इस प्रकार की है जो तापमान के कारण पृथ्वी का तापमान है ना बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है? क्योंकि हम पर्यावरण हम प्रदूषित कर रहे हैं, तो जिसके कारण तापमान बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो कुछ नदियाँ वो विलुप्त हो गई है, यानी सूख गई है, बिल्कुल सूख गई है। तो जो नदियों के माध्यम से जो जल नीचे जाता है रिसक के रिसाव के माध्यम से, तो नीचे का जल है वो भी काफ़ी नीचा चला गया है, तो जिसके कारण भूमिगत जल है उसकी भी कमी आ गई है। अफ्रीका, दक्षिण व पश्चिम एशिया, मध्य अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के कई देश, ऑस्ट्रेलिया अलवणीय जल की कमी का सामना कर रहे हैं, यानी ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, यहाँ जो जल है वो पीने योग्य मानव के अनुकूल नहीं है। तो वहाँ पर क्या है जल है वो लवणीय नहीं पाया जाता, जिसके कारण वहाँ पर जितने भी जीव जंतु या मानव जाति निवास करती है उनमें अनेक बीमारियों का सामना कर रहे हैं या जूझ रहे हैं। वे देश जो कम वर्षा वाले तथा अति वाष्पीकरण वाले क्षेत्रों में वसे हैं सूखे का सामना करते हैं। अब जहाँ पर कम वर्षा होती है, वाष्पीकरण क्या तापमान अधिक होता है कम वर्षा होती है तो, और जहाँ पर तापमान अधिक होता है वहाँ वाष्पीकरण होता है, यानी पानी है वो गर्म होकर हवा में ऊपर उठ जाता है, जिसके कारण जो भूमि होती है वो सूखी पड़ी रहती है, यानी कोई फसल कार्य या कोई इस प्रकार की क्रियाकलाप नहीं होता जिसमें नमी की जरूरत हो। तो इसलिए वो बहुत सारे देश और बहुत सारा क्षेत्र है जो सूखे का सामना करता है। ऐसे क्षेत्र जल की कमी का अधिक सामना करते हैं। जल अभाव के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारक जल का अतिशोषण,
अतिशोषण का अर्थ है कि जो जल की जितनी ज़रूरत है उससे कहीं ज़्यादा हम यूज़ करते हैं। आप उदाहरण के तौर पर अपने घरों में देख सकते हैं, हम गाड़ियों पर पानी एक्स्ट्रा बहाते हैं, या फिर खेती में सिंचाई के लिए जो जल का उपयोग करते हैं वो अत्यधिक उपयोग करते हैं, या फिर अन्य जो क्रियाकलाप है उसके अंदर हम जल है वो बिना सोचे समझे बहा देते हैं। तो ये हो गया अतिशोषण। अत्यधिक उपयोग व विभिन्न क्षेत्रों में जल का असमान वितरण है, यानी अत्यधिक उपयोग के कारण जो जल है वो अनेक स्थानों पर अलग अलग प्रकार से पाया जाता है। किसी क्षेत्र में जल की मात्रा अधिक है परंतु वहाँ पर जल का उपयोग अधिक हो रहा है, कुछ क्षेत्रों में जल की मात्रा कम है तो वहाँ जल का उपयोग है वो सीमित और सही तरीके से हो रहा है, क्योंकि उनको पता है कि जल नहीं मिल पाएगा आसानी से। भोजन एवं जल का अभाव। भोजन एवं जल मनुष्य की दो मूलभूत आवश्यकताएं हैं। भोजन के बिना और जल के बिना मनुष्य का काम नहीं चल सकता, तथा दोनों ही अति असमानता का ही नहीं बल्कि भाव का सामना भी कर रहे हैं। दोनों ही मानव को भोजन और जल के लिए मानव को बहुत सारी क्रिया है वो करनी पड़ती है, बहुत सारे प्रयास करने पड़ते हैं। भोजन की कमी के कारण भूखमरी फैलती है तथा जल की कमी के कारण सूखा पड़ता है। यानी जिन क्षेत्रों में भोजन नहीं मिलता, आसानी से रोजगार नहीं मिलता, खाने पीने के लिए कुछ पौष्टिक तत्व पौष्टिक भोजन नहीं मिल पाता, तो वहाँ क्या भूखमरी के शिकार हो जाते हैं लोग। दूसरी ओर जहाँ पर जल नहीं मिलता तो वहाँ क्या सूखा पड़ जाता है, फसलें नहीं होती या अन्य प्रकार की क्रियाकलाप मानव नहीं कर पाता। दोनों ही हालात किसी राष्ट्र में जीवन व आर्थिक स्तर के पक्षधर नहीं है। किसी देश के अंदर अगर भोजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा है नागरिकों को और जल नहीं मिल रहा है तो उस देश के लिए जो आर्थिक स्थिति है वो नाजुक रहती है, क्योंकि वो कमज़ोर रहेगी, यानी उनका विकास नहीं हो पाएगा। इनके आधार पर कई अंतर्राष्ट्रीय झगड़े जैसे कावेरी नदी के जल के बंटवारे को लेकर कर्नाटक तमिलनाडु का झगड़ा तथा अंतर्राष्ट्रीय झगड़े जैसे भारत और बांग्लादेश या भारत और पाकिस्तान के बीच झगड़े उत्पन्न हुए हैं। बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जिनके ऊपर भारत और बांग्लादेश का, भारत या पाकिस्तान का, या फिर हमारी राज्य जैसे कर्नाटक और तमिलनाडु है, और अगर देखा जाए हरियाणा और पंजाब का SYL का आपने नाम सुना होगा। तो इस प्रकार के जो झगड़े हैं वो चलते रहते हैं। इस विषय पर कई अध्ययन किए गए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन जल को एक भागीदारी वाली जिम्मेदारी मानता है। जल की कमी से संबंधित उसके दो मुद्दे अहम हैं, स्वास्थ्य एवं सफाई। यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन है जो जल की जितने भी हमारे दो देशों के बीच में कोई विवाद है या फिर अन्य प्रकार का कोई ग्लेशियर से संबंधित कोई विवाद है तो उसके ऊपर अध्ययन करते रहते हैं और जो विवाद है उसको निपटाने की कोशिश करते रहते हैं। तो ये जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है इसकी दो ही जल के ऊपर जो कार्य चल रहा है वो एक तो स्वस्थ मिलना चाहिए, जल स्वस्थ होना चाहिए, जल की उपयोगिता को जानना चाहिए और सफाई रखना जरूरी है ताकि जल को बचाया जा सके। इसके बाद में देखते हैं हम जल संसाधनों का संरक्षण, यानी जल संसाधन है उनको हमें सुरक्षित क्यों रखना चाहिए। संरक्षण से तात्पर्य बचाव, संसाधनों का सुधार एवं परीक्षण के अलावा सक्षम उपयोग। जल संरक्षण कई मुद्दों पर प्रकाश डालता है, जैसे भूमिगत जल संसाधनों को सुधारने हेतु वनस्पति आवरण को सुधारना, अनावश्यक धरातलीय बहाव को रोकने व संरक्षित करने हेतु वर्षा जल संग्रहण। यानी जल का हमें भूमिगत जल है उसका भी हमें ख्याल रखना चाहिए। फिर जो हमारा वनस्पति आवरण है यानी पेड़ पौधे हैं उनको भी हमें कुछ न कुछ उनकी तरफ भी हमें ध्यान देना चाहिए, ताकि पेड़ पौधे होंगे तो वाष्पीकरण की क्रिया है या अन्य प्रकार की क्रियाकलाप है, फिर हमारा पर्यावरण है वो एक पुनर्चक्रण वाला बनता रहेगा। जल संसाधन के संरक्षण हेतु निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं। अब हम क्या क्या प्रयास कर सकते हैं जल संसाधन जल को सुरक्षित रखने के लिए। धरातलीय बहाव को मंद करने हेतु वनस्पति आवरण को उगाना, इस प्रकार भूमिगत जल संग्रहण को सुधारा जा सकता है। यानी धरातलीय बहाव है, किसी स्थान के ऊपर जल है वो एक दिशा में तेज गति से बह रहा है तो उसको हमें वहाँ पर पेड़ पौधे लगाकर, ताकि मिट्टी का कटाव ना और जल है वो एक जगह जाकर कहीं इकट्ठा ना हो, और वहाँ पर अगर इकट्ठा हो गया तो क्या हो गया, वहाँ की वनस्पति जाति है वो नष्ट हो जाएगी, पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ
कुछ दिनों तक जल है वो खड़ा रहेगा। तो इसलिए जल को हमें एक स्थान पर रोक लेना चाहिए ताकि वो गंदा ना हो, एक स्थान पर जाके इकट्ठा ना हो। रोक बांध बनाकर जल संसाधनों को अवरुद्ध करना। अब हम क्या कर सकते हैं, जल एक दिशा में जा रहा है तो काफ़ी क्षेत्र में फैल जाएगा, तो इससे पहले उसको अपने खेत में या अपने नज़दीकी जो हमारा जल संग्रहण करने का स्थान है वहाँ पर हमें रोकने का प्रयास करना चाहिए। इसके बाद में धरातलीय प्रभाव के बचाव हेतु वर्षा जल संग्रहण तकनीक का उपयोग किया जा सकता है। अब धरातलीय प्रवाह के बचाव हेतु वर्षा जल संग्रहण तकनीक का प्रयोग किया जा सकता है। तो अलग अलग प्रकार की जितने भी हमारे पास में फुहारा सिस्टम है या अन्य कोई तालाब है या अन्य प्रकार का हमने कोई डैम बनाया है तो उसमें जल को रोक लेना चाहिए या जल की गति को थोड़ा सा कम कर देना चाहिए ताकि आगे जल एक स्थान पर इकट्ठा ना हो। इसके बाद में देखा जाए तो सिंचाई प्रक्रिया में उचित मात्रा में ही जल का उपयोग किया जाना चाहिए। उचित मात्रा में क्या है, जितनी ज़रूरत हो फसल को उतना ही जल देना चाहिए, उतनी ही सिंचाई के में उपयोग करना चाहिए। एक्स्ट्रा जल है वो में उपयोग नहीं करना चाहिए। जैसे गर्मियों के मौसम में क्या है, फसल है उसको ज़्यादा पानी की या ज़रूरत होती है, वाष्पीकरण हो जाता है, तो हमें वहाँ पर जैसे ये टपकन विधि है, ठीक है, तो इस प्रकार की विधियों का उपयोग करना चाहिए ताकि पानी की खपत है वो कम हो। शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की ड्रिप अथवा टपकन विधि उपयोग होती है। अब जिन क्षेत्रों में बिल्कुल सूखा पड़ता है वहाँ फसलें बोई जाती है तो वहाँ पानी अधिक खर्च होता है क्योंकि उबड़ खाबड़ भूमि होती है और वाष्पीकरण भी बहुत जल्दी हो जाता है। अगर आज हमने फसल को पानी दिया तो कल और ज़रूरत पड़ती है, तो इससे अच्छा है कि उसी पानी से कम आप डेली सिंचाई कर सकते हो, प्रतिदिन सिंचाई कर सकते हो। टपकन विधि, पौधे को पानी मिलता रहेगा और यह फुहारा सिस्टम से। चक्रीय जल का उपयोग उद्योगों में शीतलक के रूप में करना चाहिए। चक्रीय जल जो भी वर्षा के माध्यम से हमारे को जल प्राप्त हुआ है उसको हमें अगर कहीं एक स्थान पर रोक लिया, कहीं हमने उसको बांध बनाकर एक जगह इकट्ठा किया है तो उसको उद्योगों में हम उपयोग कर सकते हैं। घरों में जल की बर्बादी पर नज़र रखनी चाहिए। रसोई एवं धुलाई के बेकार जल को बगीचे व शौचालय में प्रयोग में ला सकते हैं। इस प्रकार घर में सभी को जल प्रयोग किफ़ायत से करना चाहिए। इस प्रकार जल संसाधनों का संरक्षण व प्रबंधन प्रभावशाली रूप से किया जा सकता है। यानी हम जो घरेलू कार्य में हम जल का उपयोग करते हैं उनके ऊपर भी हमें नज़रें रखनी चाहिए, उसका भी उपयोग हमें सही मात्रा में करना चाहिए। तो आज से हमें ये सोचना है कि जो जल हम रसोई में या फिर अन्य हम घरों में जो साफ़ सफाई के लिए जल को यूज़ कर रहे हैं वो जल हमारा बेकार में नहीं जाना चाहिए, वो हमारे बगीचों में जाना चाहिए। बगीचे यानी आपने कहीं पेड़ पौधे लगा रखे हैं तो वहाँ नालियाँ बनाकर हम गर्मी के मौसम में उसमें पानी वो यूज़ कर सकते हैं ताकि हमारा जो पर्यावरण है वो हरा भरा रहे, पेड़ पौधे हरा भरा रहे। तो इस प्रकार हम